हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 की रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी ने अपनी कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है, जिसमें सारी डेट्स मेंशन है कब कौन सी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग भी इन्होंने एक अलग से नोटिस निकाली थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल्स है, नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिलेगी, एग्ज़ाम कब होने वाला है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहती है, एंड एसएससी सीएचएसएल में ज्वाइन करने के बाद, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है, कौन कौन से अलग अलग पोस्ट है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, पोस्टिंग आपको कहाँ मिलती है, ट्रांसफर्स कितनी फ्रिक्वेंटली होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ फ्यूचर ग्रोथ कैसा होता है, करियर ग्रोथ कैसा होता है, प्रमोशंस के क्या स्कोप रहते हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023 के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल का मतलब हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम को दे सकते हो। देखिए, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोअर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी मार्क्स कैसी रहती है। जैसे आपकी मार्क्स रहती है, जैसे आपके प्रेफरेंसेज रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती है। अगर बात करें आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में मिलती है, तो देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई है, एनआईए है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस हो गया, कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, देन इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ है जहाँ जैसी वैकेंसी निकलती है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिलती है। एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आपको 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसकी नोटिफिकेशन 9 मई को रिलीज़ की जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 9 मई से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून रहेगी। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हो तो जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। बाकी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है यानी कि 10+2 किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो एग्ज़ाम 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आपकी कभी भी हो सकती है। देखिए, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज में एग्ज़ाम होती है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे टीयर 1 एंड टीयर 2 दो अलग अलग टीयर्स में आपको एग्ज़ाम देना होता है। टीयर 1 कम्प्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का रहता है एंड टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके टीयर 1 में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड टीयर 2 में किन किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले टीयर 1 की बात करते हैं। तो टीयर 1 में आपको 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो बेसिक इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन जीके जीएस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मैथ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि टीयर 1 में जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो आपको क्लियर करना होगा, तो आपको टीयर 2 के लिए कॉल किया जाएगा। टीयर 2 की बात कर लेते हैं तो टीयर 2 में 2 सेशन रहेंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में 3 अलग अलग सेक्शन रहते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड सेशन 2 जो रहेगा उसमें भी एक सेक्शन रहेगा, सेक्शन 3। तो सबसे पहले सेशन 1 की बात करते हैं। तो सेशन 1 में सेक्शन 1 इसमें मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल सेक्शन 1 की अगर बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, यानी कि 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 रहेगा और इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 2 की तो सेक्शन 2 में इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि सेक्शन 2 में भी 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ भी 3 मार्क्स का रहता है, तो यहाँ टोटल मार्क्स हो गया सेक्शन 2 में 180, यानी कि ये जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को मिलाकर टोटल 360 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड
हर सेक्शन के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, यानी कि सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा एंड सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 45 रहेगा एंड इसके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। देखिए ये जो सेक्शन 3 रहता है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज में आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो स्कोर करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रहता है, तो आउट ऑफ 45 मार्क्स आपको 30% स्कोर करना होगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग में रहती है, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सेशन 2 की बात करते हैं तो सेशन 2 में केवल एक सेक्शन है, सेक्शन 3, और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट रहता है। स्किल टेस्ट या आप टाइपिंग टेस्ट भी कर सकते हो जिसमें आपको डेटा एंट्री करनी होती है। मोस्टली यहाँ पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है जिसमें आपको आपकी स्पीड चेक की जाती है। तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए, और हिंदी में अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। आपको दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्किल टेस्ट देना होगा। जैसे अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका 15 मिनट्स का स्किल टेस्ट का 15 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। वहीं अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो एलडीसी के पोस्ट के लिए या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ आपको 10 मिनट्स का एग्जाम देना होता है। अब बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट किसके बेसिस पर बनती है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो सेशन 1 में जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, यानी कि 180 मार्क्स प्लस 180 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये जो कंप्यूटर नॉलेज रहता है और साथ ही साथ जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहती है, ये दोनों ही कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। मिनिमम मार्क्स बस आपको उसमें स्कोर करना होगा, मिनिमम जो कट ऑफ रहता है वो आपको क्लियर करना होगा। चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो एलडीसी एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जेएसए के पोस्ट में आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 31,000 बनती है, और अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें यानी कि डीईओ के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपकी मंथली सैलरी 36,000 के अप्रॉक्स बनती है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो देखिए ये तीनों ही जॉब क्लिनिकल लेवल की जॉब है, यानी कि आपको यहाँ डेस्क जॉब करना होता है, ऑफिस वर्क रहता है, मोस्टली आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क ही करना होता है, इसलिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देनी होती है। जब आपका जो टीयर 2 रहता है इसमें आपने देखा कि आपको स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट देना होता है। यही रीज़न रहता है क्योंकि मोस्टली आपको यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क ही करना होता है, मोस्टली डेटा एंट्री रिलेटेड वर्क रहता है या फिर कुछ टाइपिंग वगैरह का वर्क रहता है, कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहता है। और आपकी जो पोस्टिंग रहती है हमेशा किसी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट में रहेगी, या फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ रहती है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। मिनिस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड ऑफिसेज़ या रीजनल ऑफिसेज़ अलग अलग स्टेट्स में हैं, अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ऑफिसेज हैं, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सिलेक्शन के बाद होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, तो देखिए ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया हुआ है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे ही बनती है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जिस डिपार्टमेंट के लिए या फिर जिस मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे आपके होम टाउन के नियर में वैकेंसी है या नहीं। अगर वहाँ वैकेंसी रहती है तो आपको वहाँ पोस्टिंग मिल जाती है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर सिलेक्ट किया जाता है एंड आपको पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। प्रमोशन की बात करें तो एलडीसी के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको 3 to 5 ईयर्स सर्व करने होता है एंड उसके बाद आप बन जाते हो अपर डिवीज़न क्लर्क, एंड उसके बाद 5 to 6 ईयर्स वर्क करने के बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है और आप बन जाते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ। और ये जो प्रमोशन होता है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसी होती है जहाँ पे टाइमली प्रमोशन होते हैं, फास्ट प्रमोशन होते हैं, वहीं कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसी है, कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे प्रमोशन बहुत स्लो होता है, कोई इंटरनल एग्जाम वगैरह भी नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक ही पोस्ट में 7 to 8 ईयर्स भी रहना पड़ जाए। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो इसके बाद जब आपकी प्रमोशन होती है तो आप बन जाओगे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एंड उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप बन जाओगे पर्सनल सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो ऐसे करके प्रमोशंस होती हैं। प्रमोशंस देखिए अगर आप लोअर पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप बड़े पोस्ट में जा पाओगे, लेकिन हाँ प्रमोशंस यहाँ फिर भी ठीक ठाक मिल जाती है, यानी कि 2-3 प्रमोशन आपको मिल जाते हैं।
अब अगर बात करें कि आपको यहाँ पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप किस पोस्ट में, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप किस पोस्ट को पहले रखना चाहते हो या किस डिपार्टमेंट को, किस मिनिस्ट्री को प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रिलीज़ की जाती है। एंड अगर आपके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं तो आपकी जो भी प्रेफर्ड रहती है पोस्ट, जो भी आपकी प्रेफर्ड डिपार्टमेंट रहती है, जो भी आपकी प्रेफर्ड पोस्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पोस्टिंग मिल जाती है। अदरवाइज आपके अगर मार्क्स कम रहेंगे तो फिर जिसमें वैकेंसी रहेगी, जहाँ कट ऑफ थोड़ी कम है, वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो पसंद के डिपार्टमेंट है, जो पसंद की पोस्ट है, वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। ट्रांसफ़र्स की बात करें तो नॉर्मली जो ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपकी 4 ईयर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ईयर्स में आपको ट्रांसफ़र देते हैं। नॉर्मली अगर आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ एटलीस्ट आपको मिनिमम 4 ईयर्स तो आपको रहना पड़ता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की यहाँ ऑप्शन रहती है, जैसे अगर आप किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन में जाना चाहते हो एंड उस लोकेशन का जो पर्सन है वो आपके लोकेशन में आना चाहते हैं, तो म्यूचुअली आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपको ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट 2 ईयर्स वेट करना होगा, उसके बाद ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि फ़ीमेल को नॉर्मली ट्राई किया जाता है कि उनके होम टाउन के नियर बाई में उनको पोस्टिंग मिले, या फिर उनकी जो प्रीफर्ड स्टेट है, जो भी प्रीफर्ड लोकेशन है, वहाँ उनको पोस्टिंग मिले। तो ये थोड़ा होता है। जैसे स्पाउस रिलेटेड भी कई बार ट्रांसफ़र्स होते हैं। अगर उनकी मैरिज हो गई है तो जहाँ हस्बैंड वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ट्रांसफ़र वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू है तो उसके बाद आप उसके बेसिस पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। और होम पोस्टिंग, अगेन होम पोस्टिंग कम्प्लीटली डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी रहती है तो आपको होम पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज जहाँ वैकेंसी रहेगी वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीएचएसएल की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।